नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र एक्शन पैक हफ्ता रहने वाला है। भारतीय बाजार के लिए भी ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है ये, साथ ही नतीजों का सीजन तो जारी है ही जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज की शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपको बताकर कर देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी में फिलहाल हम देख रहे हैं गिरावट के साथ ओपनिंग देखने को मिली। करीब 80 अंकों की बिकवाली 15,146 के स्तर पर यह कर रहा है ट्रेड। लेकिन निक्काई में 150 अंकों की बढ़त हमने देखी है। डाउ फ्यूचर्स करीब 130 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। और अगर ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार का हाल जाने, अमेरिकी बाजार में मिला जुला ट्रेंड जरूर देखने को मिला। डाउ में 125 अंकों की मजबूती रही। आईटी शेयर्स में गिरावट के चलते नैस्डैक में कमजोरी देखने को मिली और S&P 500 लगातार 2 हफ्तों से कमजोरी दिखा रहा था। लेकिन चलिए, ये सब आपने जाना। अब इन सब को जानते हुए विदेशी बाजार के संकेतों को आज कैसे लेकर चलना है, साथ ही कोरोना का अपडेट क्या है, ताजा आंकड़े क्या बता रहे हैं, जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, एशियाई बाजार की शुरुआत मिली जुली, अमेरिकी बाजार की शुक्रवार की क्लोजिंग मिली जुली। आज के लिए फिर ग्लोबल मार्केट्स को कैसे समझा जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। और मिला जुला ही समझना चाहिए। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, बल्कि डाउ फ्यूचर्स अच्छी तेजी का रूप दिखा रहा है आपको। हालांकि फ्राइडे को थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन रहा। जापान के बाजार भी ठीक ठाक ट्रेड कर रहे हैं। भारतीय बाजारों के लिए एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी सुस्ती दिखा रहा है, पर देखते हैं कि जब तक भारतीय बाजार खुलने का समय आता है तब किस तरह का एक्शन रहता है। पर कोई ऐसे नेगेटिव क्यूज तो नहीं आते हुए दिख रहे हैं जहां तक बाजारों का सवाल है। फ्राइडे का एक्शन थोड़ा वॉलेटाइल जरूर रहा। अच्छी शुरुआत हुई अमेरिकी बाजारों की, पर फिर एक थोड़ा वॉलेटाइल सेशन हुआ। फिर एंड में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी शेयर्स में भारी बिकवाली की वजह से तीनों इंडिसेस दबाव के साथ बंद हुई। हालांकि डाउ 125 अंक ऊपर बंद हुआ, पर दिन की ऊंचाई से करीब 200 अंक फिसला था। आईटी शेयर्स पर दबाव था, जिसकी वजह से हमने देखा कि नैस्डैक में आधे % की गिरावट रही। S&P 500 पर भी इसका असर पड़ा। हालांकि स्मॉल कैप इंडिसेस आपको पॉजिटिव मोमेंटम में दिखे। इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स शेयर्स में अच्छी तेजी का माहौल था। बोइंग का शेयर 3.25% उछला। वहीं फोर्ड में भी हमने लगभग 0.7% की तेजी देखी और इन दोनों से डाउ को सहारा मिलते हुए दिखा। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा काफी मजबूत आया था यूएस से, तो वहां से एक सहारा मिलते हुए दिख रहा। जो मैन्युफैक्चरिंग ISM था वो अब तक का हाईएस्ट एवर आपको आते हुए दिखा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड यहां पर भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था, हल्के से दबाव के साथ 1.62% के करीब है। अगर आप देखें तो पिछला हफ्ता वैसे ऑन अ वीकली बेसिस कुछ ज्यादा एक्शन नहीं है। डाउ आधा % नीचे, S&P 500 आधा % नीचे, वहीं नैस्डैक में हल्की सी खरीदारी। पर सारे के सारे दिनों में हमने बड़ी ट्रेडिंग रेंज देखी और काफी वॉलेटाइल एक्शन देखा है। तो उस हिसाब से देखें तो फ्राइडे का एक्शन उतना बड़ा नहीं था जितना बाकी दिनों में हमने देखा है। यूरोप में मिला जुला एक्शन रहा। यूके के बाजार आधा % ऊपर थे। कच्चे तेल में हल्का सा रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। 66.5 के करीब ब्रेंट आया है, पर पिछले हफ्ते हमने भारी बिकवाली देखी है। सोना दायरे में है, अपने 4-4.5 महीने की ऊंचाई पर कायम है। पर क्रिप्टो बाजार में आप फिर से वॉलेटाइल एक्शन देख रहे हैं। शुक्रवार को हमने देखा शाम को 10% टूटा बिटकॉइन, इसके बाद कल 16% टूटा और अभी भी काफी तेज उतार चढ़ाव उस पर होते हुए दिख रहा है। तो एक बार फिर से क्रिप्टो बाजार की वॉलेटिलिटी से भी इक्विटी मार्केट्स पर थोड़ा असर आपको आते हुए दिख सकता है। बिल्कुल, तो चलिए, क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी का असर भी अब देखने को मिल सकता है, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन दीपांशु, पिछला पूरा हफ्ता कोरोना के आंकड़ों को लेकर पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने देखा आंकड़ों में गिरावट दिखी है। इसे कैसे लिया जाए और अब ब्लैक फंगस कितनी बड़ी परेशानी है? बिल्कुल, तो कोरोना के मामलों की अगर आप बात करें तो डेफिनेटली गिरावट का ट्रेंड आ रहा है। वीकेंड है तो भी अगर आप देखें तो रेगुलरली हमने पिछले हफ्ते लगभग सभी दिन 1-2 दिन छोड़ के गिरावट का ही ट्रेंड देखा है। पिछले 3 दिनों में हमने 7.25 लाख नए मामले देखे हैं और 12,000 लोगों की मौत देखी है। अगर आप पिछले मंडे की बात करें, जब हम बात कर रहे थे, तो 3 दिनों में हमने 9.5 लाख मामले देखे थे। और उससे पहले 2 हफ्ते पहले की अगर बात करें, जब हम मंडे को बात कर रहे थे, तो करीब 12 लाख नए मामले देखे थे। तो आप देख सकते हैं कि काफी तेजी से गिरावट आती हुई दिख रही है मामलों में। हालांकि डेथ रेट अभी भी हाई है, बट हमने देखा है कि जब भी मामले पीक होते हैं, डेथ रेट उसके 15 दिनों बाद गिरावट का ट्रेंड दिखाते हैं। तो हम वहां पर भी अब आते हुए दिख रहे हैं।
दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अब सिर्फ 2.5% रह गया है। सिर्फ 8 राज्यों में आप देख रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं और 2 हफ्ते पहले जो पूरे देश का पॉजिटिविटी रेट था वो 25% था, अब वो काफी तेजी से गिरकर 11.5% आ गया, यानी कि 2 हफ्तों में हमने आधे से कम देख लिया और आगे भी ये गिरावट का ही ट्रेंड बरकरार रहेगा। 18 राज्यों में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी है। लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, ज्यादातर राज्यों में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं राजस्थान और कर्नाटका में लॉकडाउन 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन तो बड़े हैं पर काफी राज्य अब संकेत भी दे रहे हैं कि अगर मामले इसी तरह गिरते रहे तो जून के महीने से वो लॉकडाउन में ढील देना भी शुरू कर देंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 31 मई से वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं अगर मामले ऐसे ही गिरते रहे। महाराष्ट्र में भी ढील दे सकते हैं अगर पॉजिटिविटी 10% से नीचे आई, ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बयान है। वहीं एमपी में भी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जून से आंशिक अनलॉक की तैयारी वो कर रहे हैं, यानी कि ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर इस हफ्ते में भी हम कुछ अहम राज्यों में गिरावट का ट्रेंड देखते हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट करिए कि जून से अनलॉक की प्रक्रिया कुछ राज्यों में आंशिक तौर पर शुरू हो सकती है। पर हां, ब्लैक फंगस एक नई परेशानी बनते हुए दिख रहा है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामलों में उछाल आया है और फिलहाल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, विदेशी बाजार के संकेत और कोरोना के ताजा आंकड़ों का हाल हमें बताने के लिए। अब जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस के वैसे खरीदारी के आंकड़े आए हैं। कैश मार्केट में 510 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से, वायदा बाजार में करीब 9 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से और कैश मार्केट में करीब 650 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े फिलहाल हमारे सामने आए हैं। ये तमाम संकेतों को जानते हुए चलिए आपको आज के लिए अब पहली रणनीति बता देते हैं और जोड़ लेते हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी को। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। विदेशी बाजार के संकेत आज फिलहाल मिले जुले दिख रहे हैं। वहीं एफआईएस डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े, कोरोना के आंकड़ों में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। इन्हें कैसे समझना है और आज के लिए फिर हफ्ते की शुरुआत कैसी की जाए, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, हफ्ते की शुरुआत करने के लिए मुझे तो कहीं से संकेत कोई ऐसे खराब नजर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों एसडीएक्स 80 अंक नीचे, तो मुझे तो लगता है कि इसके मुकाबले में भारतीय बाजार अच्छे, मजबूत और पॉजिटिव खुलने चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। देखते हैं क्या कुछ होता है और हमारे बाजारों में खुलने के वक्त क्या संकेत आपको और मिलते हैं। लेकिन फिलहाल जहां तक बाकी संकेतों का सवाल है, एफआईज और घरेलू फंड्स के संकेत काफी दिनों बाद अच्छी खरीदारी के आते हुए दिखे हैं। बाजार ने वीकली क्लोजिंग 15,175 पर दी है शुक्रवार को। मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। एक हल्के करेक्शन की जो जरूरत थी वो करेक्शन भी आपको मिल चुका था एक बुधवार के सेशन में, तो ऐसा कोई समस्या है नहीं। और अगर 80 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट अगर जो भी ये नीचे दिखाए, अगर नीचे खुले तो तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। खरीदारी के लिए बढ़िया रेंज जो है वो 15,040 से लेकर 15,100 की रेंज बहुत बढ़िया रेंज है, जहाँ पर आपको मुझे लगता है कि खरीदारी करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,240 से 15,310 की रेंज है, वहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद लाइफ टाइम हाई जो 15,431 है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश, वहां पर जाने की और नया लाइफ हाई बनाने की कोशिश बाजार इस हफ्ते कर सकते हैं। तो मेरे लिए बाजार का डायरेक्शन क्लियर है, ऊपर की तरफ है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और जब तक 14,900 के नीचे बंद नहीं होता बाजार, तब तक कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट भी बहुत ही बेहतरीन रहा है शुक्रवार के सेशन में और रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। 34,150, 34,250 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज काम करता हुआ दिखेगा। और 35,000, 35,175 एक हल्की रुकावट का लेवल है, जहाँ ऊपर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की तरफ से हो सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो देखिए, शुरुआत आपकी हम करा चुके हैं, स्ट्रेटेजी हमने आपको अब पहली बता दी है। लेवल्स को नोट डाउन कीजिए, 15,040 से 15,100, इसे आप निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 15,240 से लेकर 15,310 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होगी। वहीं ये लेवल्स पार करने के बाद 15,431 तक जाने की भी निफ्टी की कोशिश हो सकती है। वहीं बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर बात करें
करें बैंक निफ्टी में, फिलहाल हमने देखा शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन मजबूती भरा रहा। 34,150 से 34,250 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 35,000 से 35,175 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब वीकेंड था, वीकेंड के दौरान कई सारे नतीजे आते हुए दिखे, जो कैसे आए आपके लिए जानना काफी जरूरी है। आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी कौन से हैं, जान लेते हैं। कुशल हमारे साथ आज जुड़े हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स वीकेंड के दौरान कौन सी कंपनियों के नंबर्स आए, यही हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, तो पोस्ट मार्केट नंबर्स, गुड मॉर्निंग मानसी, बताने के पहले सबसे पहले जो आज नतीजे आने वाले हैं वहां पर भी आपको नजर रखनी होगी, जिसमें निफ्टी में ग्रासिम के नंबर्स आएंगे, साथ ही रामको सीमेंट और एमजीएल जो है F&O स्पेस से आते हुए नजर आएंगे। अरविंद फैशंस पर भी नजर रखिए। 65 रुपए प्रति शेयर के पार्टली पेडअप शेयर की जो किश्त है वो भरने की आज आखिरी तारीख है। साथ ही केन्ना मेटल्स इंडिया 20 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट है और 25 मई जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट है। अब जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जो पोस्ट मार्केट नंबर्स आते हुए नजर आए हैं वहां पर फोकस करते हैं। सबसे पहले श्री सीमेंट है, यहां पर नंबर स्ट्रांग है, हालांकि मार्जिन जो है वो कंपेरेटिवली घटते हुए दिखे हैं। 33.5% से घटकर कंपनी के मार्जिन ऑलमोस्ट 30% पर आए हैं। हमारा अनुमान 31% का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा 700 करोड़ के अनुमान के मुकाबले 768 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। लगभग 31% की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिखी है और कंपनी की आय में भी 22% का उछाल हमें देखने को मिला है और 60 रुपए प्रति शेयर का इक्विटी जो डिविडेंड है वो कंपनी ने घोषित किया है। तो श्री सीमेंट पर नजर रखिए। जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर्स अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिखे हैं। हमारा जो अनुमान था करीब 25,882 करोड़ का आय का, उसके मुकाबले कंपनी ने 26,934 करोड़ की आय घोषित की है। साथ ही कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है वहां पर भी ऑलमोस्ट 8,440 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी कंपनी ने दर्ज किया है। कंपनी की मार्जिन 31.3% है, हमारा अनुमान भी लगभग इतने का ही था और कंपनी के मुनाफे में जो है तेज उछाल आता हुआ दिखा है। 4200 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है, हमारा अनुमान 4000 करोड़ का था और कंपनी के एबिटा पर टन में भी अच्छी बढ़त हमें देखने को मिली है। साथ ही कॉनकोर, यहां पर नंबर्स स्टैंडअलोन आधार पर जो हम देख रहे हैं वो आय के फ्रंट पर तो एक्सपेक्टेशंस को मीट करता हुआ नजर आया है, पर ऑपरेशनली जो है नंबर्स कमजोर आते हुए दिखे हैं। कंपनी की मार्जिन 30.2% से घटकर 9.7% हुई है, हमारा अनुमान 22-22.5% का था। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो भी करीब 16 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। कंपनी की आय में 23% की ग्रोथ रही है, हमारा अनुमान के आसपास ही आय आती हुई नजर आई है 1940 करोड़ पर। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स नंबर स्ट्रांग है, मुनाफा करीब 24 करोड़ से बढ़कर 170 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान करीब 200 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन 13.6% से बढ़कर 18.2% हुई है, तो ऑपरेशनली भी बेहतर परफॉर्मेंस है। अमर राजा बैटरीज ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मार्जिन जो है स्लाइटली लोअर हैं, पर हमारा अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिखा है। 15.4% से घटकर 15.1%, हमारा अनुमान 15.4 का था। मुनाफा 190 करोड़ पर आया है 165 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। तो हर फ्रंट पर जो है कंपनी ने ओवरऑल बेटर प्रदर्शन किया है। और अंत में डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, यहां पर नंबर्स जो है अनुमान से कमजोर आए हैं। 454 करोड़ की आय के मुकाबले 431 करोड़ की आय घोषित की है। साथ ही कंपनी की मार्जिन, हमारा अनुमान 31.5% का था, 28% की मार्जिन कंपनी दर्ज की है और करीब 83 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है 101 करोड़ के मुकाबले। ओके, कुशल, खबरें और ट्रिगर्स कौन से हैं जिस पर हमें नजर रखनी है? बिल्कुल, तो काफ़ी सारी खबरें भी हैं जहां पर आपको आज के लिए फोकस रखना है। सबसे पहले तो बीएससी इंडिसेस में जो बदलाव होने वाले हैं 21 जून से, उसकी लिस्ट आ गई है, जिसमें सेंसेक्स, टाटा स्टील जो है वहां पर एडिशन होगा और ओएनजीसी बाहर आता हुआ दिखेगा। बीएससी 100 में देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स को शामिल किया जाएगा और बॉश, एलआईसी हाउसिंग और टीवीएस मोटर्स बाहर होंगे। सेंसेक्स नेक्स्ट 50 में अगर देखें तो वहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स शामिल किए जाएंगे और बॉश, एलआईसी हाउसिंग, टीवीएस मोटर्स आउट होंगे। बीएससी बैंकेक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस जुड़ेगा और आरबीएल बैंक बाहर होगा। इसके अलावा फुटसिक में भी काफी सारे बदलाव होते हुए दिखे हैं और यहां पर भी इसकी लिस्ट आई है। 18 जून से ये की क्लोजिंग से ये बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे, जिसमें ग्लैंड फार्मा को लार्ज कैप में शामिल कर लिया गया है। आईआरएफसी को मिड कैप में हमने एंट्री दे दी है, मतलब जो फुटसी इंडेक्स है। साथ ही अगर आप भारतीय एयरटेल, टाटा स्टील, एलएनटी, एशियन पेंट्स और टीसीएस समेत कुल 40 स्टॉक ऐसे हैं
जिनकी वेटेज में बढ़ोतरी की गई है। नैटको फार्मा यहाँ पर कोविड के इलाज के लिए मोलनुपिराविर नामक एक कैप्सूल है, उसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही कैंसर की दवा एक है, उसको भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है, और किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की दवा को भी यूएस एफडीए से, इनकी एक और दवा है उसको भी यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो 3 पॉजिटिव खबरें जो हैं नैटको फार्मा के लिए आती हुई दिख रही हैं। यूनियन बैंक यहाँ पर क्यूआईपी शेयरों का अलॉटमेंट हो गया है, और यहाँ पर एलआईसी की जो हिस्सेदारी है वो 3.09% से बढ़कर अब 5.06% हो गई है। सोसाइटी जनरल को करीब 15.5 करोड़ शेयर अलॉट किए गए हैं, इंडियन बैंक को 3 करोड़, तो और ये जो क्यूआईपी है इसके करीब 447 करोड़ रुपए कुल जुटाए गए हैं यूनियन बैंक ने। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प, इनफैक्ट यहाँ पर जो कंसिस्टेंटली इनकी घोषणा हो रही थी कि जो प्लांट्स है कोविड के चलते ये बंद कर रहे थे उसको एक्सटेंड कर रहे थे, अब फाइनली इनकी तरफ से अपडेट आता हुआ दिखा है कि आज से सभी प्लांट्स में सिंगल शिफ्ट में कामकाज शुरू होगा। तो ये पॉजिटिव खबर है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। और अंत में पावर ग्रिड अगर आप देखें तो बोर्ड ने कुल 2200 करोड़ के निवेश, जो पूंजी निवेश है उसको मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी, पॉजिटिव डेवलपमेंट है पावर ग्रिड के लिए। ओके कुशल, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और नतीजों के रिव्यूज हमें बताने के लिए। अब हमारे खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है, आइए वो आपको बताते हैं। निश्चिंत होकर बजाज फाइनेंस का 5700 का कॉल 1300 रुपए पे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 55 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 150 रुपए। एनटीपीसी जो दूसरा स्टॉक है, ये 115 की कॉल यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, महज 1 रुपए पे आपको मिलेगी, और इसमें स्टॉप लॉस रखिए 50 पैसे का, और आपका टारगेट रहेगा 1 रुपए 80 पैसे का। 3 ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में 6% की तेजी हमने देखी। आज भी तेजी कायम रहने के अनुमान, 85 के टारगेट्स को ध्यान में रखे 77 रुपये और 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी की जा सकती है। एक्सिस सिक्योरिटीज मदरसन सुमी पर बुलिश है, यहां पर 255 के लक्ष्य को मानकर चलें, 241 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। और सिटी यूनियन बैंक, यहां पर भी करीब 3% की बढ़त हमने शुक्रवार के सेशन में देखी। आज भी तेजी के अनुमान, 184 के टारगेट्स को ध्यान में रखकर खरीदारी कीजिए, 171 का यहां स्टॉप लॉस लगाना होगा। हमारे साथ अब सेंट्रम ब्रोकिंग के एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, साथ ही आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशन। हाय, गुड मॉर्निंग मानसी जी। मानसी देखिए, बाजार में हमने पिछले सप्ताह एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखी थी बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय एंड डिप की रणनीति बरकरार रखनी चाहिए। जिस हिसाब से निफ्टी ने 15,100 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दी है, ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि एक न्यू हाई हमको आते हुए देखने को मिल सकता है। इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो मेरा ही मानना है कि एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए। हालांकि एक हल्की सी गिरावट होती हो तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी के मूड में ही रहना चाहिए। 15,100 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह होगी, 15,250 एंड 15,300 के टारगेट्स के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी 34,300 के स्टॉप लॉस से 35,200 के टारगेट्स के लिए। आज के दोनों ही दिग्गज कंपनियों में खरीदारी करने की सलाह है। एचडीएफसी लिमिटेड, जहाँ पे फ्राइडे के सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था, 2460 के स्टॉप लॉस से खरीद के चलना चाहिए एचडीएफसी लिमिटेड को 2580 के टारगेट्स के लिए। वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक में और एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हमको देखने को मिला है। यहाँ पे अगर गिरावट होती है तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी 630 के स्टॉप लॉस से 670 के टारगेट्स के लिए। ओके नीलेश जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स का जायजा आप लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर बुलियन मार्केट पर जो एक्शन हम देख रहे हैं उसे समझते हुए आज क्या लेवल्स देखेंगे आप, और स्ट्रैटेजी क्या खरीदारी की तरफ की है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में पिछले हफ्ते हमने काफी उठापटक देखी, और लास्ट जो फ्राइडे के दिन हमने देखा कि करेक्शन के साथ बाजार ने क्लोज दिया है, लेकिन आज तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। तो इसके चलते ऐसा लगता है कि डिप बाइंग ही प्रेफरेबल होगी, और गोल्ड में खास करके
48,100 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर डेफिनेटली एक बार बाय कर सकते हैं। 48,500 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो 71,000 के नीचे अगर मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अपसाइड में 72,000 के करीब के टारगेट यानी 71,800 से 72,000 की रेंज के टारगेट लिए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, कच्चे तेल की चाल को देखते हुए वहां पर रणनीति क्या बन रही है? जी देखिए, कच्चे तेल में जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है फिलहाल जो ईरान की समझौता आने वाला है ये इसके साथ ही एक्सपेक्टेड है। उसके बाद सप्लाई बढ़ने की आशंका है जिस वजह से प्राइस में ऊपरी स्तरों पे दबाव रहेगा। इस वजह से रिट्रेसमेंट पे बिकवाली कर सकते हैं यानी उछाल पे आप बिकवाली कर सकते हैं। 4,700 के करीब अगर मिले तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी और डाउन साइड में 4,580 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं अप टू 750 के स्टॉप लॉस। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। और चलिए अब वक्त है एफआईआर का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन समझने का। क्विकली आशीष से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जान लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए, सबसे पहले दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। सबने ये कहा है कि असेट क्वालिटी चौंकाने वाली है, अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। गोल्डमैन सैक्स सबसे ज्यादा बुलिश है, खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 585 से बढ़ाकर 648 कर दिया, 404 जो शुक्रवार की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है 600 रुपए के लक्ष्य के लिए। अन्य ब्रोकरेज हाउस भी अगर आप देखें तो स्टॉक पर पॉजिटिव है, लेकिन श्री सीमेंट यहाँ पर खास फोकस रखना होगा क्योंकि सिर्फ एक गोल्डमैन सैक्स ऐसे हैं जिन्होंने न्यूट्रल की राय दी है और करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा लक्ष्य दिया है। 27,623 के आसपास की क्लोजिंग है, इन्होंने 28,070 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग नतीजे, जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 820 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 700 की क्लोजिंग है। वहीं यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर देखिए मार्जिन में एक सरप्राइज देखने को मिला, हालांकि मैक्वायरी ने अभी भी अपनी रेटिंग को रिवाइज नहीं किया है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हो। करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया 460 रुपए का। और हिंडाल्को यहाँ पर भी देखिए ऑपरेशनली अच्छे नतीजे आए थे। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 480 रुपए के लक्ष्य के लिए, करीब 390 जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही।